नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की आपको जरूरत होगी जिसमें रिटर्न भी अच्छा मिले, टैक्स बेनिफिट भी मिले और महंगाई को मात देने में भी वो कारगर हो। खास तौर पर आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस और पीपीएफ की। उसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो के ऑलराउंडर बनकर साबित हो सकते हैं। इस पर रहेगी खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। मृन अग्रवाल हमारे साथ हैं, ये हैं फाउंडर फिनसेव। मृन, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु की इस खास पेशकश में। और शुरुआत शो की आज की हाइलाइट्स के साथ करते हैं। आज के शो में क्या खास है जरा जानते हैं। आज हम जानेंगे कौन सी है निवेश की ऑलराउंडर स्कीम, रिटायरमेंट के लिए क्या सही, एनपीएस या फिर पीपीएफ। शो में आगे जानेंगे कैसे पाएं सस्ता होम लोन और क्या कहता है जॉइंट होम लोन पर टैक्स नियम। मृन, यूं तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बहुत होते हैं। पूरा जो इक्विटी बाजार है या पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो निवेश के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भरमार है। लेकिन अगर उनमें से हम कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें अपने पोर्टफोलियो के लिए, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो निवेश के ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं? नमस्कार स्वाति जी, एंड नाइस टू बी हियर टुडे ऑन द शो। सबसे पहले ज्यादातर देखा जाता है कि निवेशक बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं या बेस्ट स्कीम ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बेहतर प्रोडक्ट वो है जो सिंपल, लो कॉस्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ट्रांजैक्ट है और जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, वो नहीं जो ऊपर नीचे जाता रहता है। तो ऐसे मेरे ख्याल से दो प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं, एक तो ऑफ कोर्स एक्विटीज है, बट एक्विटीज में भी आई वुड सजेस्ट म्यूचुअल फंड्स, एंड सेकंड इज ऑफ कोर्स एनपीएस। कम लोग एनपीएस में आजकल निवेश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो भी बहुत कम लोग अभी एनपीएस में निवेश कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट में बहुत खूबियां हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं। एंड हमने लॉन्ग टर्म के बारे में बात की, तो शॉर्ट टर्म में तो आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, उसके अलावा भी कुछ अच्छे डेट फंड्स अवेलेबल हैं जो निवेशक यूज कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। बिल्कुल, तो निवेश के ऑलराउंडर एक तो एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, जिस पर हम करने वाले हैं आज चर्चा। कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के तहत इक्विटी फंड में भी कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए ऑलराउंडर हो सकती है, और डेट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सही। अब आपने क्योंकि एनपीएस की चर्चा की, जब हम लंबी अवधि के निवेश विकल्पों की बात करते हैं मृन, तो एनपीएस के साथ हमेशा लोग पीपीएफ का कंपटीशन करते हैं या तुलना करते हैं कि एनपीएस सही है या पीपीएफ सही है। यूं तो दोनों के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर है, लेकिन उनके अपने अपने वर्किंग स्टाइल्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स भी हैं। शुरुआत में एनपीएस से कर लेती हूँ। आपने कहा कि बहुत ज्यादा पॉपुलर उतना नहीं हुआ है एज कंपेयर टू पीपीएफ, लेकिन फिर भी अगर उसकी खूबियों की बात करें तो एनपीएस क्यों है खास? पीपीएस में आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, एनपीएस में आपको एक मार्केट लिंक रिटर्न मिल रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि ये अच्छी चीज नहीं है क्योंकि मार्केट लिंक रिटर्न में श्योरिटी नहीं है। तो श्योरिटी नहीं है, बट एनपीएस में दूसरे बहुत फायदे हैं। फर्स्टली इट इज वेरी वेरी लो कॉस्ट। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इक्विटीज चूज कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स चूज कर सकते हैं, जो परसेंटेज है आप वो चूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है करना, तो आप ऑटो चॉइस भी चूज कर सकते हैं, जहां पर जो निवेश होता है वो एक प्री सेट एलोकेशन के तहत होता है, आपकी एज के डिपेंडिंग अपॉन योर एज बेसिकली, राइट। सो ये तो हुई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात। जो एनपीएस की सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि उसमें लॉक इन रहता है। उस लॉक इन की वजह से आप उसमें मतलब निकाल नहीं सकते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इट मेक्स यू अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। एंड जो हम हर समय कहते हैं दैट इट इज द टाइम स्पेंट इन द मार्केट एंड नॉट टाइमिंग द मार्केट, ये जो बहुत वेल नोन कहावत है,
यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट थ्रू एनपीएस, क्योंकि इसमें आप बहुत लंबे समय तक निवेश करके वहां आप बने रहते हैं। एंड इस वजह से आई फील कि लॉन्ग टर्म में आपको सर्टेनली एनपीएस, वैसे तो जैसे आपने कहा तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि एक मार्केटिंग रिटर्न है और एक फिक्स रिटर्न है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उस हिसाब से एनपीएस कैन गिव अ बेटर रिटर्न देन पीपीएफ। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि पीपीएफ का रेट जो है वो हर क्वार्टर में बदलता रहता है, तो सर्टेनली उस हिसाब से थोड़ा तो आई विल से पीपीएफ इज आल्सो अ मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट देन। ओके। आपने कहा कि अगर हम लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में रिटायरमेंट निवेश के परिप्रेक्ष्य में ही समझें तो एनपीएस ज्यादा आपके पैसों का वैल्यू बढ़ाता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के मुकाबले। अगर एक छोटे उदाहरण के जरिए आपसे समझें कि मानिए किसी का 25 साल दूर का निवेश है, तो उस हिसाब से पीपीएफ या फिर एनपीएस दोनों में जो आपकी निवेश की गई रकम है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ती है, तो हम कैसे समझ सकते हैं इसे? सो सपोज आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं हर साल इन्वेस्ट करने के लिए, तो या तो आप पीपीएफ में डाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि जो पीपीएफ का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में, वेरएस जो एनपीएस का इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ओवर एंड अबव सेक्शन 80C, तो उसका एक ये भी एडवांटेज है। अगर हम रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो अगर हम 7.1% पीपीएफ का जो करंट रिटर्न है उसके हिसाब से देखें, if you are investing 1.5 lakhs every year for the next 25 years, the value that you can expect will be around 96 lakhs. बट अगर हम एनपीएस में अगर हम इक्विटी ऑप्शन लेते हैं जो कहते हैं एक्टिव इक्विटी ऑप्शन, और उसमें भी अगर हम बहुत कंजर्वेटिवली मैं रिटर्न ले रही हूँ 11% पर एनम, तो उस हिसाब से आपके पैसे बढ़ के बनेंगे करीब 1.72 या 1.73 करोड़। तो बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स में काफी अंतर आएगा, जो आपको एब्सोल्यूट अमाउंट आएगा उसमें काफी अंतर आएगा। एंड इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए एनपीएस जरूर लेना चाहिए। ओके, तो रिटायरमेंट राशि को बढ़ाने में एनपीएस ज्यादा कारगर साबित होता है, जैसा कि मृण ने भी बताया और जैसा कि इन आंकड़ों से भी अनुमानित आंकड़े हैं। क्योंकि अगर 25 सालों की हम बात कर रहे हैं तो काफी मार्केट साइकिल्स के हिसाब से, कई ब्याज दरों के हिसाब से ब्याज दरें भी बदलेंगी, बाजार में भी उतार चढ़ाव आएगा, तो एनपीएस का जो रिटर्न है उसमें भी बदलाव आएंगे। लेकिन अगर हम मौजूदा समय में अगर हम एक अनुमानित रिटर्न के हिसाब से बोलें तो पीपीएफ में अगर 25 साल के बाद 1.5 लाख की रकम 96 लाख वैल्यू बनाएगी, तो वहीं यही रकम जो होगी एनपीएस में 1,72,00,000 रुपए की होगी, क्योंकि उसमें इक्विटी का जो कंपोनेंट ज्यादा है। आपने दो चॉइस की बात की यहाँ पर एनपीएस में मृण, एक एक्टिव चॉइस है, ऑटो चॉइस है। ये दोनों ही जो चॉइस हैं वो कैसे तरीके के निवेशकों के लिए है? क्या निवेशक के पास ये विकल्प रहता है कि इनमें से किसी एक चॉइस को वो अपनाएं? बिल्कुल, उनको जो भी ऑप्शन चाहिए वो ले सकते हैं। तो एक्टिव चॉइस में यू कैन चूज कि आपको कितना इक्विटी चाहिए, कितना बॉन्ड्स चाहिए। नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं कि आप 75% इक्विटी ऑप्शन लें अंडर द एक्टिव इक्विटी चॉइस, बिकॉज स्पेशली अगर आपका निवेश लंबे समय के लिए है तो उसमें इक्विटीज हैव द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इन गिविंग द बेस्ट रिटर्न्स। अगर जो निवेशकों को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि कितना इक्विटी डालें, कितना बॉन्ड्स डालें और इसको कैसे ट्रैक करें, उनको ये सब बहुत मुश्किल लगता है अगर करना, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है एनपीएस में, विच इज ऑटो चॉइस, जिसमें ऑटोमेटिकली आपके एज के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट होता है इन डेट एंड इक्विटी, एंड वो बदलता रहता है एज के हिसाब से। बट एक यही बात है कि ऑटो चॉइस में जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो कम होता जाता है, तो दैट्स व्हाई आई एक्चुअली प्रेफर एक्टिव इक्विटी ऑप्शन। बिल्कुल। और पीपीएफ और एनपीएस में एक ऐसी मतलब बारीक जो डिफरेंस है वो ये भी कह सकते हैं कि एनपीएस में जो एनआरआई हैं वो भी निवेश कर सकते हैं। तो एनआरआईज के लिए एक निवेश के विकल्प के तौर पर अगर आप एक एनआरआई हैं तो आप एनपीएस में निवेश करके अपने लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बारीक डिफरेंस है जो कि आप सबको जानना बेहद जरूरी है। तो ये तो एनपीएस और पीपीएफ पर हमारी चर्चा हुई।
पोर्टफोलियो के ऑलराउंडर के तौर पर। अब जरा इक्विटी की तरफ आते हैं। इक्विटी तो एक बहुत बड़ा संसार है इन्वेस्टमेंट विकल्पों का अमरिन, पर इक्विटी में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स में से आप किसी निवेशक को कौन से एक या दो वो ऐसी स्कीम्स या कैटेगरीज बोलेंगी जिन्हें एक नया निवेशक भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है और जो एक मौजूदा निवेशक है वो भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है? आजकल 1-2 सालों से ये चलन है कि शेयर खरीदने का, डायरेक्ट शेयर्स खरीदने का, बास्केट ऑफ शेयर्स वगैरह भी खरीदने का, और लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें हमें ज्यादा रिटर्न आएगा म्यूचुअल फंड के मुकाबले। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंडिया में करीब 4000 लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उसमें से आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब उसको बेचना है? अच्छा, मार्केट में थीम्स बदलते रहते हैं। अगर 2020 में टॉप थीम था हेल्थ केयर, मे बी 2021 में था आईटी। तो आप कैसे ये सब ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा थीम कैसे करने वाला है? एंड आई थिंक फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स स्टॉक्स चूज करना, उसमें बने रहना और उसमें खुद स्ट्रैटेजी बनाना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो इक्विटी में निवेश करने के तरीके बहुत हैं, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए कीजिए, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो ये सब काम आपके लिए कर रहा है। अच्छा, अब तो कोविड के समय लोगों के पास शायद ज्यादा टाइम था ये सब चीजें करने के लिए। नाउ होपफुली वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि स्टॉक्स वगैरह में आपको बहुत टाइम लगता है इसको मैनेज करने के लिए, जो म्यूचुअल फंड में आपको नहीं लगता है। विद इन म्यूचुअल फंड इक्विटी कैटेगरीज काफी सारी हैं। मैं हर समय रेकमेंड करती हूँ कि आप, एक तो इंडेक्स फंड होना ही चाहिए जो लार्ज कैप इंडेक्स है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स का, एंड सेकेंडली एक फ्लेक्सी कैप, एक्टिवली मैनेज फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव कि हमें 100% पैसिव या 100% एक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें इस तरह क्या होगा कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, एंड देयर आर सम फ्लेक्सी कैप फंड्स जो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेते हैं। तो अगर आप ऐसे फंड ढूंढें, आपको क्या होगा कि आपको अलग अलग फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फंड में आपको सब चीज मिल रही है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड, आई थिंक हर निवेशक के पोर्टफोलियो में इसकी जगह है। बिल्कुल। तो इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, ये दो ऐसी कैटेगरीज के फंड है जो आप इक्विटी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हम डेट की तरफ जरा आते हैं। अब क्योंकि जिस तरीके से हम ब्याज दरों का दौर देख रहे हैं, जरूरी नहीं है आगे हम लो इंटरेस्ट रजीम में ही रहें, आगे ब्याज दरें बढ़ ही सकती हैं, महंगाई को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब ऐसे में जो डेट में जो अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, तो अगर छोटे समय का पैसा है वो कहां पर रखने की सलाह देंगी? एक्चुअली अभी तो मैं कहूंगी कि आप फिक्स डिपॉजिट में ही रखिए। आप फ्लेक्सी डिपॉजिट्स काफी अवेलेबल हैं। 1 ईयर का रेट करीब 4-4.5% है। अभी जो हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से अगर आप डेट फंड्स में डालना भी चाह रहे हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स इज अ गुड ऑप्शन फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं डेट फंड्स, मतलब मे बी 3 to 5 years और इवन 3 to 7 years, तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड की कैटेगरी है वो सबसे अच्छी रहेगी। क्योंकि जो हमने देखा है कि ये जो कैटेगरी है इसमें वॉलेटिलिटी सबसे कम रहती है कंपेयर टू एनी अदर कैटेगरी, लाइक फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और एनी ऑफ क्रेडिट रिस्क फंड और एनी डायनेमिक बॉन्ड फंड। इन सब के मुकाबले इस कैटेगरी में जो वॉलेटिलिटी है ना, वो सबसे कम रहती है। सो हेंस आई वुड से कि अगर आपका पैसा 3 साल से कम का है तो आप एफडी में रखिए, या आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड ले लीजिए। और अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म है देन यू कैन लुक एट शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स। तो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में निवेश की रणनीति आप बना सकते हैं और एफडी में एक छोटा पोर्शन आप रख सकते हैं। बस लंबी अवधि के लिए अपने पैसे को डेट में शायद फंसाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें मालूम है कि ब्याज दरें अभी कम है, तो बहुत ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। पर पोर्टफोलियो के ऐसे ऑलराउंडर जो आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, एनपीएस पर हमने बात की, फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड और साथ ही शॉर्ट ड्यूरेशन फंड डेट कैटेगरी में आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे मृन आपका हमारे साथ आज शो में शामिल हुई। क्या है अभी होम लोन लेने का सही वक्त, इस पर करने वाले हैं अब हम चर्चा।
हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। और आज का टॉपिक आपके साथ बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऑल टाइम हिस्टोरिक लो पर हम देख रहे हैं कि जो होम लोन की ब्याज दरें हैं और रियल एस्टेट जो है वो काफी ज्यादा हम बूम करते हुए भी देख रहे हैं। मतलब लोग घरों को खरीदने के इच्छुक हैं। तो जब ये जो दो कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो लोगों के मन में यही सवाल है, और हम भी यही आपसे जानना चाहते हैं, क्या अभी होम लोन लेने का सही वक्त है? देखिए स्वाति जी, आप जैसा बता रही है कि इंटरेस्ट रेट अभी कम है और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी स्टेगनेंट है, तो वैसे देखा जाए तो घर खरीदने के लिए या होम लोन लेने का यह सही उचित समय है। परंतु सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही कंसीडर करके आप अगर होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि जो होम लोन है वो टिपिकली लंबे ड्यूरेशन का प्रोडक्ट है। मतलब जिसमें करीब करीब 20 साल के लिए आप होम लोन लेते हैं। इस दौरान कम से कम 4 या 5 इंटरेस्ट रेट साइकिल हो जाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट एकदम टॉप पे चला जाता है, एकदम नीचे भी चला जाता है। तो मतलब सिर्फ इंटरेस्ट रेट कंसीडर करके अगर आप घर लेने की या होम लोन की सोच रहे हैं तो वो उचित नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से आपको घर लेने का डिसीजन तब लेना चाहिए जब आपके पास में डाउन पेमेंट करने जितनी सेविंग हो गई है और आपको लगता है कि मतलब मेरा जो फ्यूचर का इनकम का फ्लो है वो थोड़ा कंसिस्टेंट रहेगा और मैं जो होम लोन की ईएमआई वगैरह है वो टाइम पे भर पाऊंगा। तो वो ये मेन क्राइटेरिया होना चाहिए आपके। ओके, तो अपनी आय को देखिए, लोन रिपेमेंट की क्षमता देखना उतना ही जरूरी है, और घर खरीदने के लिए क्या पैसे हैं, सिर्फ दरों के आधार पर आपको होम लोन लेने या फिर नया घर खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसा बलवंत जी ने कहा। बलवंत जी, एक और सवाल आपसे। आजकल तो कंज्यूमर किंग है और कंज्यूमर के पीछे, कस्टमर के पीछे बैंक भागते हैं, फोन करते हैं कि आप हमारे यहाँ से होम लोन लीजिए, हम आपको सस्ती दरों पर दे रहे हैं। इनफैक्ट हम अगर अलग अलग बैंकों की दरें भी देखें तो काफी अट्रैक्टिव दरों पर या अलग अलग ऑफर्स दे रहे हैं बैंक भी। तो ये मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अभी फिलहाल अगर अच्छी से अच्छी डील किसी को लेनी हो होम लोन की, तो उसका तरीका क्या है? देखिए स्वाति जी, आपने जैसे सही बताया कि अभी ये जो होम लोन मार्केट है वो बहुत कम्पिटिटिव हो गए हैं और वो कहते हैं कि बायर इज स्पॉइल्ड फॉर द चॉइस। उसके पास बहुत सारी चॉइस है। तो आपको अगर होम लोन के लिए अच्छी डील चाहिए तो आप पर्टिकुलर कोई सिंगल लेंडर को अप्रोच करें। उससे बेहतर होगा कि आप जो वेब एग्रीगेटर है जैसे bankbazaar.com है या और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां जाके अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे जो लेंडर है उनके पास जाती है और आप वेबसाइट पे जाके भी जो अलग अलग लेंडर है उसके जो फीचर्स है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सिंगल लेंडर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपका क्राइटेरिया के हिसाब से कौन सा बैंक फिट बैठ रहा है, आपका इनकम क्राइटेरिया, आपका प्रॉपर्टी किस टाइप का है, उसको आपको कौन सा लेंडर आपको फंड करेगा, यह सब देखना चाहिए। मतलब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है और ज्यादा ऑप्शंस में से इवेल्यूएट करना है। पर एक बात मैं व्यूअर को कहना चाहूंगा कि आप जल्दबाजी नहीं करिएगा। मतलब आप जो फीचर्स हैं उसको बराबर से समझ लीजिएगा, क्योंकि यार आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं और जब समझ में आ जाए तो फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से अपना होम लोन लेना है। बिल्कुल, ये तो हुई कस्टमर के एंगल से बात की। एक जो ग्राहक है उसे क्या देखकर और समझकर होम लोन अपने लिए सिलेक्ट करना चाहिए। अब जो बैंक है या जो लेंडर है वो किसी को होम लोन अगर कोई लोन देता है तो एक कस्टमर में क्या देखता है? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो लेंडर है वो प्राइमरीली यह देखता है कि जो होम लोन ले रहा है उसकी रीपेमेंट करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। मतलब उसका इनकम लेवल क्या है और इसके अलावा उसका जो पुराना क्रेडिट बिहेवियर है, जो उस क्रेडिट स्कोर से, सिबिल स्कोर से मालूम पड़ जाता है, तो वो देखता है लेंडर। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में जो टाइटल है वो टाइटल देखते हैं, टाइटल क्लियर वगैरह है कि नहीं। तो वो ये बैंकर है अपनी साइड से देखता है, मतलब बोरोवर का इनकम और जो प्रॉपर्टी है उसका क्लियर टाइटल। ओके, बलवंत जी, कई ऐसे बैंक्स ऑफर भी लेकर आते हैं कि अगर ग्राहक का जो सिबिल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो अच्छा है
तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनको ज़्यादा ऑफर, अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाता है। तो ये क्रेडिट स्कोर मतलब वन ऑफ द प्राइमरी पैरामीटर्स है किसी का होना, अच्छा होना, जब लोन लेने की बात आती है। तो देखिए ऐसा है स्वाति की, जो बैंक है वो आपको पैसा उधार दे रहा है तो वह यह जरूर चाहेंगे, इंश्योर करना चाहेंगे कि उनका पैसा टाइम पे उनको वापस मिल जाए। और यह इंश्योर करने का एक ही तरीका है कि आपका पुराना हिस्ट्री कैसा है, मतलब आपका पुराना क्रेडिट बिहेवियर कैसा, आप आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह का पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं क्या, आपने पूरा पहले भी कोई पर्सनल लोन वगैरह लिया है तो उसका समय पर भुगतान कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाता है लेंडर्स को। और जैसे जहां तक सिबिल स्कोर की बात है, मतलब सिबिल पायोनियर है क्रेडिट स्कोर में, तो जो जिनका स्कोर क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है वो अच्छा गिना जाता है। और अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो आपको लेंडर से कंफर्टेबली मतलब लोन मिल जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको लोन मिल ही नहीं सकता है। आप कोई आपका स्कोर किस वजह से खराब हुआ है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका पर्सनल बैंकिंग रिलेशनशिप अगर किसी बैंक के साथ है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो भी आपको लोन मिल सकता है। ये जो एलटीवी रेशो होता है बलवंत जी, लोन टू वैल्यू रेशो, वो कितने इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है और ये होता क्या है? हाँ देखिए ऐसा है कि इसको ये एलटीवी रेशियो मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और आप उसकी वैल्यू का कितने प्रतिशत लोन ले रहे हैं, वो इसको एलटीवी रेशियो बोलते हैं। तो एक तो लेंडर की तरफ से अगर आपका जो एलटीवी रेशियो कम है, मतलब आप कम परसेंटेज ऑफ वैल्यू लोन ले रहे हैं, तो लेंडर के पास में कंफर्ट लेवल आ जाता है कि भाई मेरे पास में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। और अगर एलटीवी रेशियो अगर कम हुआ तो लेंडर नॉर्मली आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, क्योंकि बैंक का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है लो एलटीवी रेट रेशियो में। अगर मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी तो भी बैंक के पास में जो मार्जिन है वो तो भी रहेगा। ओके, अब किसी को अपनी होम लोन लेने की एलिजिबिलिटी को बढ़ाना है तो ऐसे ग्राहक को क्या करना चाहिए बलवंत जी? हाँ देखिए ऐसा है कि पहले तो आप अपनी इनकम के बेसिस पे बहुत से लेंडर के वहां पे होम लोन कैलकुलेटर है, मतलब जो लेंडर है आपकी इनकम का 45-50% तक आपकी ईएमआई कंसीडर करता है, तो उसके बेसिस पे आप देख लीजिए। अगर आपका जो लोन रिक्वायरमेंट है उस पैरामीटर में बैठ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं बैठता है तो आपको होम लोन का जो आपका अमाउंट एलिजिबिलिटी है वो बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप जो जो होम लोन आप ले रहे हैं उसका जो टेन्योर है वो लंबा कर दीजिए, 20 साल की जगह 30 साल कर दीजिए। कई लेंडर आपको 30 साल तक का भी लोन दे देते हैं। तो अगर आप सेम ईएमआई रखेंगे और अगर आपका टेन्योर 20 साल की जगह 30 साल हो जाएगा तो आपकी जो होम लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। दूसरा रास्ता है जो हर एक के लिए उपलब्ध नहीं है। पहला वाला जो टेन्योर एक्सटेंड करने का तो हर कोई अवेल कर सकता है। दूसरा, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, वो अर्निंग है, तो आप उनको एज ए को बोरोवर एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। और एक बात और मैं स्वाति जी बताना चाहूंगा कि आप जिसको को बोरोवर ले रहे हैं फैमिली मेंबर्स को, उसका घर की ओनरशिप में भाग होना जरूरी नहीं है। और लेंडर क्या करेगा कि आपकी और जो आपका को बोरोवर है और अगर एक से ज्यादा को बोरोवर है तो जितने को बोरोवर है उन सबकी इनकम को पूल करेंगे और उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। तो ये दो रास्ते हैं आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ाने के, और आप दोनों रास्ते एक साथ में यूज कर सकते हैं। मतलब आप आपका लोन का टेन्योर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और साथ में आपके फैमिली मेंबर को भी को बोरोवर बना के अपनी जो होम लोन की एलिजिबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और आखिरी सवाल बलवंत जी आपसे होगा कि कई लोग जॉइंटली होम लोन लेते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं। अब अगर एक ही जन जो है, एक ही पार्टनर ईएमआई पे कर रहे हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा दोनों को?
हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि इनकम टैक्स में आपको अगर होम लोन का बेनिफिट लेना है, तो आपको 2 कंडीशन सैटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है कि आपका होम जो घर है, उसमें आपकी हिस्सेदारी है। दूसरा, आप होम लोन के बोरोवर भी है। और तीसरी कंडीशन है कि आप आपका जो होम लोन है, वो सर्विस कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप होम लोन का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एक बार और बताना चाहूंगा कि आपका जो ओनरशिप में जो रेशियो है, वही रेशियो में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो जरूरी नहीं है। मतलब आपका ओनरशिप का रेशियो और आपका जो लोन का रेशियो है, वो अलग अलग हो सकता है। आप अपना हिस्सा, जो कोई एक को ओनर है वो पूरा अपने फंड में से डाल देता है, और दूसरा अगर होम लोन लेता है और दूसरा ही सर्विस करता है, तो जो होम लोन सर्विस करता है उसको ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और अगर एक से ज्यादा लोग सर्विस कर रहे हैं, सबको बोरोवर सर्विस कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में होम लोन सर्विस होता है, उस रेशियो में ही आप टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे। और यह जो रेशियो है आपका आपका लोन में जो आपका कितना हिस्सा है, वो जब आप लोन लेते हैं, आप जब घर खरीदते हैं, तभी डिसाइड हो जाता है कि आपका घर में कितना हिस्सा है और आप जो लोन ले रहे हैं उसमें आपका कितना हिस्सा है। और यह हिस्सा आप अपनी मर्जी से उतार चढ़ाव नहीं कर सकते। मतलब एक बार फिक्स हो गया तो वो उसी रेशियो में आपको सर्विस करना पड़ेगा होम लोन। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बलवंत जी, आपने कम समय में बहुत ही सटीक और अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी होम लोन की बारीकियों के बारे में। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आज के इस शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।